नमस्ते विद्यार्थियों, मेरा नाम के कुमार पाटीदार। वेदा करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के सिलेबस का अध्ययन करेंगे कि उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने एक सब्जेक्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया, अच्छी मजबूती के साथ अगर आपने उससे पढ़ लिया और एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया तो आपके लिए वो नुकसानदायक है। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को, चाहे केमिस्ट्री हो, एजी हो, हर सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चरल जो केमिस्ट्री है उसके सिलेबस का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आपके सिलेबस में दे रखा है, एक हेडिंग है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखी है, परमाणु की संरचना। अब यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में क्या दे रखा है उसको हम देखते हैं। तो एक हेडिंग दे रखी है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें सब हेडिंग है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर का परमाणु मॉडल। अब यहाँ से बोहर के परमाणु मॉडल से कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसको हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में तब हम वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू बोर-बरी रूल, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब यहाँ से आगे बढ़े तो एक टर्म आती है रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। अब जो रेडियो एक्टिविटी होती है ये क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, रेडियो एक्टिविटी जो शब्द था वो सर्वप्रथम किसने दिया। ठीक है, टी हाफ या जैसे हम बात करें औसत आयु क्या होती है, तो इन बातों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक है परमाणु का विघटन, एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, एटम किस प्रकार से टूटता है, अगर टूटेगा तो अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, किस प्रकार कौन कौन से कण निकलते हैं, क्या होगा एटम के स्ट्रक्चर में, क्या चेंज होगा। ठीक है, उनकी बातें हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड आपको दे रखा है हेडिंग, उसमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, किसकी, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने, 3 प्रकार के यहाँ बॉन्ड की बात करता है वो। एक विद्युत संयोजी, एक आया संयोजी, एक आया उप सहसंयोजी। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत संयोजी बंध क्या होता है, उप सहसंयोजी बंध क्या होता है, संयोजी बंध क्या होता है। ठीक है, तो इनकी बात हम करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे इसको चैप्टर को डिटेल में, तब यहाँ पर हम इनकी बात करेंगे कि विद्युत संयोजी बंध क्या होता है, संयोजी बंध क्या होता है और उप सहसंयोजी बंध क्या होता है। ठीक है, अब जब यहाँ से आगे की ओर बढ़े हम तो एक टर्म आती है आयोनिक थ्योरी, आयोनिक सिद्धांत। ठीक है, अब जब आयोनिक सिद्धांत की बात करें तो इसमें है यूज ऑफ आयोनाइजेशन, आयनीकरण का क्या उपयोग है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करता है। ठीक है, विलेयता उत्पाद, एक आती है टर्म हाइड्रोलिसिस, एक आता है न्यूट्रलाइजेशन, एक आता है आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्या क्या टर्म आती है, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। इसके बाद आती है टर्म पीएच, क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पीएच बफर सॉल्यूशन में पहले आपको पीएच पता होना चाहिए, बफर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन क्या होता है। ठीक है, सांद्रता क्या होती है। तो इन जो बातें होगी इनको हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो एक आता है न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल पीएच, क्या मृदा जो पीएच होता है उसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर पीएच की बात भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मृदा का पीएच जो होता है, जो सॉइल में पीएच है कितना होता है। ठीक है, तो उसकी चर्चा यहाँ पर हम इस चैप्टर में करेंगे। जब यहाँ से आगे बढ़े तो एक टर्म आती है कोलॉइड्स, कोलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है,
कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है उसके कणों का आकार कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की जो बातें होगी उसमें आपके हेडिंग दे रखी है, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक, एक है द्रव स्नेही और एक है द्रव विरागी, ठीक है। जो क्या करेगा, द्रव से दूर रहेगा, दूर रहना चाहेगा, क्या, द्रव विरागी। और एक द्रव स्नेही मतलब जो द्रव को स्नेह करने वाला, प्यार करने वाला, ठीक है। तो यहां से आपके दो हेडिंग बनी किसकी, कोलाइड्स की, कि कोलाइड्स में आपको लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। अब इसके गुण क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। जैसे टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो इस तरीके के प्रॉपर्टीज जो होगी आपकी कोलाइड्स के गुण में हम डिस्कस करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव आता है, सुरक्षात्मक कोलाइड्स, ठीक है। एक आता है गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या, क्या, गोल्ड नंबर। फिर नेक्स्ट आती है सॉइल कोलाइड्स। अब जैसे पीएच की बात करी थी कि सॉइल का पीएच कितना, उसी तरीके से यहां पर कोलाइड्स में सॉइल कोलाइड्स क्या, ठीक है, क्ले एंड ह्यूमस। तो इन बातों का अध्ययन करेंगे। जब यहां से आगे बढ़े तो एक टर्म आती है इंट्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रेजेंट इन, किसमें, सॉइल में, और इनके केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में और उनका क्या केमिकल कंपोजिशन है। तो उन खनिजों की हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से खनिज होते हैं मृदा में और उनका क्या महत्व है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जब यहां से आगे की ओर देखें तो एक आता है टर्म केमिकल फर्टिलाइजेशन या रासायनिक उर्वरक। अब रासायनिक उर्वरक की बात जब कर रहे हैं तो इसमें इन्होंने बताया, इन्होंने आपको सिलेबस में दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं आपके, तो उसकी आपको मैन्युफैक्चरिंग देखना है एनपीके की, ठीक है। और उनका यूटिलाइजेशन देखना है कि उनका यूज, सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं उनका किस तरीके से उपयोग होता है, ठीक है बच्चों। जब यहां से आगे की ओर देखें तो एक टर्म आती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो टर्म है, इसमें आपको पहले सॉल्यूशन के बारे में देखना पड़ेगा, फिर उसमें सॉल्यूशन में किससे बना होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक की बात करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे इन्होंने टर्म दी है स्ट्रेंथ कैसे निकालना, तो विलियन की शक्ति, विलियन समझ लिया, फिर विलियन की स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी। फिर बात आती है नॉर्मलिटी, मतलब वही नॉर्मलता, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मोलरिटी और मोलेलिटी, उनकी टर्म भी हम देखेंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी अगर आपको पढ़ना है तो मोलेलिटी भी आपको साथ में उसके अध्ययन करेंगे हम उसके। और इसके अलावा क्या टर्म है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। किसका इक्विवेलेंट वेट, एसिड, बेस और सॉल्ट का। अब एसिड, बेस, सॉल्ट के लिए आपको पहले एसिड पता होना चाहिए, फिर बेस पता होना चाहिए, सॉल्ट पता होना चाहिए, अम्ल, क्षार, लवण, पहले तीनों की आप पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, उसके बाद आप उसका तुल्यांकी भार निकाल पाओगे, ठीक है। तो इनकी हम चर्चा करेंगे इस हेडिंग के अंदर, ठीक है। जब यहां से आगे बढ़े तो एक टर्म आई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हेडिंग है आपकी, इंट्रोडक्शन है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ये केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, ठीक है। जैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंट्रोडक्शन है, इस सेक्शन में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होते हैं कार्बनिक जो आपके रसायन होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें आपको डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां से एक आपका प्रश्न जैसे पूछा गया एग्जाम में कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ, तो किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहां से इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां से इसके आगे बढ़े, क्या आया टर्म, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
एक टर्म आई क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण एवं नामकरण। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में आपके कितने प्रकार के होते हैं कार्बनिक यौगिक, जैसे कुछ ओपन चेन होते हैं, कुछ क्या होते हैं क्लोज चेन होते हैं। अब ओपन चेन जो होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर इनकी वैलेंसी जैसे अगर मैं सेटिस्फाई करूं तो ये बनेगा CH3, क्योंकि एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 3 हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई हुई, एक सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद CH2, ठीक है, फिर CH3, 3 हाइड्रोजन एक बॉन्ड लगा, 4 कंप्लीट हो गई वैलेंसी। ठीक है, अब जब इस कार्बन की वैलेंसी देखें सेंट्रल कार्बन एटम की, 1 2 और 2 हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई हुई, 4 हो गई। यहां पर जब देखें फर्स्ट इधर कार्बन, तो यहां पर इसने 3 हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई करी और एक आपके सिंगल बॉन्ड से हुई, तो यहां पर जैसे ये क्या हुआ ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर हम जब क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर में कौन से, जैसे अगर मैंने बात करी साइक्लोहेक्सेन, अब यहां पर मैंने इस स्ट्रक्चर में रिंग नहीं लगाई सेंटर में। ठीक है, अगर मैं यहां पर रिंग लगाता हूं सेंटर में तो ये स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन और ये स्ट्रक्चर बेंजीन, तो यहां पर ये बंद संरचना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे। फिर जब नंबरिंग की बात आएगी या नामकरण की बात आएगी, नोमेनक्लेचर की, ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में किस कार्बन कितने कार्बन होंगे तो उसके लिए क्या प्रीफिक्स लगेगा, क्या सफिक्स लगेगा, ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह होगा, तो उनकी जो बातें होगी वो हम नामकरण जो आपका जो हेडिंग है उसके अंदर हम करेंगे। एक टर्म आती है समावयवता, आइसोमेरिज्म, यहां से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, संतृप्त और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो उनकी चर्चा करेंगे। अब उसके लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, फिर उसने क्या बात की संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है। ठीक है, अगर आपके सामने एक कटोरे में गुलाब जामुन है, आपने अच्छा पूरा फुल पेट भर के खाना खा लिया, उसके बाद आपको बोले कि और खाओ, तो आप खा पाओगे, संतृप्त हो गए आप, सैचुरेटेड हो गए। ठीक है, तो और खाना खाना आपके लिए क्या है, मुश्किल है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर सैचुरेटेड मतलब संतृप्त। अब जब संतृप्त की बात करते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, मैंने क्या कहा कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। यहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिए आप, 2 कार्बन, यहां पर एक कार्बन तो उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड जब आपने लगाया है तो आपको कार्बन की वैलेंसी को क्या करना है, 4 करना है, तो इसके लिए आपने 2 हाइड्रोजन लगाए, यहां पर CH और CH। ठीक है, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट एक टर्म है आपकी मीथेन। अब यहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि मीथेन जो होती है, यहां से इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस, कौन सा हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा कि मीथेन मुख्य रूप से पूछे तो। ठीक है, इसके अलावा किस तरीके से प्रश्न कि प्राकृतिक गैस जो होती है उसमें मुख्य रूप से कौन सा हाइड्रोकार्बन, कौन सी गैस। ठीक है, तो वहां पर भी जो नेचुरल जो गैस होती है, जो प्राकृतिक गैस होती है, उसमें मीथेन मुख्य रूप से होता है। तो यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और मीथेन के अन्य नाम क्या हैं, तो मीथेन को मार्स गैस या दलदली क्षेत्र में पाई जाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, जब यहां से आगे देखें तो एक
टर्म आती है इथिलीन और गोबर गैस की केमिस्ट्री। ठीक है, तो गोबर गैस की केमिस्ट्री में हम वही देखेंगे कि उसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, गोबर गैस में कौन कौन सी गैसेस होती है, उसका अन्य नाम क्या है। ठीक है, जब यहां से आगे बढ़े हम तो आती है एक टर्म फर्मेंटेशन या किण्वन। ठीक है, किण्वन क्या होता है, किसकी उपस्थिति में किण्वन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक टर्म दे रखी इथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, और है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, यूरिया क्या होता है। अब यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो बातें होगी वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो क्या आया, एक टर्म ऑयल एंड फैट, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तेल और वसा का निष्कर्षण की बात करेंगे। उसके अलावा संरचना और गुण की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी टर्म एक आती है साबुन का निर्माण, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, जब यहां हमने साबुन का निर्माण देखा, उसके बाद वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है, पेंट में तेल का उपयोग कैसे होता है। ठीक है, इस तरीके की जो बातें होगी इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री। एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन की बात करेगा कि प्राथमिक जैव रसायन क्या होते हैं। अब प्राथमिक जैव रसायन में आपके जो चैप्टर में दे रखा है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, एंजाइम्स की बात करता है वो कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो आपको यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पूछेंगे वो कि कार्बोहाइड्रेट में आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल दिया, कॉमन एग्जाम्पल है एक ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछेगा। अगर एक एग्जाम्पल दिया जैसे मान लो माल्टोस, माल्टोस क्या है, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। ठीक है, या दिया स्टार्च, स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड। तो यहां से कार्बोहाइड्रेट से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे और उसमें आपको मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है। फिर अब बात आती है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्यों जरूरी है बॉडी के लिए। ठीक है, प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। अब अमीनो एसिड कितने होते हैं, प्रोटीन कितने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो बातें होगी हम इस प्रोटीन वाले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। एक टर्म आती है लिपिड, तो लिपिड क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर आता है एक विटामिन और एंजाइम्स। अब विटामिन्स में कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं, अगर बात करें तो हम यहाँ पर जो विटामिन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। अब जल में घुलनशील कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील कौन से। ठीक है, तो जब जल में घुलनशील की बात करेंगे तो उनका हम देखेंगे कि कौन कौन से जल में घुलनशील, कौन कौन से वसा में घुलनशील। ठीक है, उनका रासायनिक नाम क्या होता है, उनकी कमी से क्या रोग होता है। तो इस तरीके की जो बातें होगी हम वो विटामिन वाले जो चैप्टर होगा उसमें अध्ययन करेंगे। एक लास्ट टर्म आती है एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, अब जैव उत्प्रेरक होते हैं तो इनका क्या काम, और तो ये जो होते हैं रासायनिक जो दर होती है, केमिकल रिएक्शन की दर को बढ़ाने का काम या घटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।